स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय राजनीति के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जो सिर्फ अपने एक ही राज्य तक सीमित रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, वही तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। नंबर 10 पर आते हैं कश्मीर के शेर कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला जी। दिल्ली के हुक्मरानों ने सोचा था कि इन्हें लल्लू चप्पू करके अपने इशारों पर नचाएंगे, लेकिन शेख अब्दुल्ला जी ने उल्टे दिल्ली की ही नाक में दम कर दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि दिल्ली के चक्कर काटने में जो फजीहत है उससे 100 गुना बेहतर अपने राज्य की रियासत का बेताज बादशाह बने रहना है। वे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी बने और बाद में मुख्यमंत्री भी, लेकिन कभी दिल्ली दरबार की जी हुजूरी स्वीकार नहीं की। उनके राज्य तक सीमित रहने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण था कश्मीर की विशेष स्वायत्तता और उनकी क्षेत्रीय राजनीति। वे समझ चुके थे कि अगर दिल्ली की राह पकड़ी तो कश्मीर का अपना मजबूत जनाधार हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए उन्होंने केंद्र की राजनीति में उलझने की बजाय अपनी पूरी ताकत कश्मीर की जमीन पर ही झोंक दी। लेकिन रुकिए, आगे जिस नेता की बात होने वाली है उनकी चालाकी के आगे तो दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गज भी पानी बहते नजर आए। नंबर 9 पर आते हैं असम की राजनीति के चतुर चाणक्य तरुण गोगोई जी। दिल्ली कांग्रेस हाईकमान को लगता था कि तरुण गोगोई जी को केंद्र में कोई मंत्रालय थमाकर खुश रखा जा सकता है, लेकिन इस नेता ने असम को ही अपना पक्का किला बना लिया और लगातार 15 सालों तक वहां राज किया। वे जानते थे कि दिल्ली में बैठकर तो सिर्फ हाईकमान की परिक्रमा ही करनी पड़ेगी, जबकि असम में रहकर वे खुद अपनी सरकार के मालिक रहेंगे। उनके राज्य में सीमित रहने का दोस्तों असली कारण था असम की जटिल क्षेत्रीय राजनीति और उग्रवाद की समस्या। उन्होंने राज्य के मुद्दों को सुलझाने में अपनी पूरी राजनीतिक ताकत लगा दी। वे समझ गए थे कि अगर असम की गद्दी हाथ से गई तो दिल्ली में भी पूंछ नहीं होगी। उन्होंने केंद्र के चक्कर छोड़ असम की जनता की नब्ज पकड़ी और पूर्वोत्तर में अपनी बादशाहत हमेशा कायम रखी। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, नंबर 8 वाले नेता ने तो राष्ट्रीय पार्टी को ही अंगूठे पर नचा दिया था। उनका किस्सा तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 8 पर आते हैं दक्षिण भारत में बीजेपी का पहला झंडा गाड़ने वाले BS येदियुरप्पा जी। दिल्ली में बैठे शीर्ष नेताओं ने इन्हें कई बार किनारे करने की कोशिश की, लेकिन जब जब इन्हें छेड़ा गया पूरी पार्टी की दक्षिण भारत में नींव हिल गई। येदियुरप्पा जी के लिए कर्नाटक ही उनका घर था और कर्नाटक ही उनकी सल्तनत। उनके राज्य तक ही सीमित रहने का मुख्य कारण था उनका लिंगायत समुदाय पर एक छत्र प्रभाव। वे जानते थे कि उनकी असली ताकत दिल्ली के किसी वातानुकूलित दफ्तर में नहीं बल्कि कर्नाटक की जमीनी राजनीति में है। अगर वे दिल्ली जाते ना तो उनका स्थानीय वोट बैंक ही बिखर जाता। इसलिए उन्होंने केंद्र के बड़े पदों को ठुकरा कर राज्य की सियासत में अपनी धाक हमेशा जमाए रखना ही बेहतर समझा और आलाकमान को बार बार झुकने पर मजबूर करते रहे। अब नंबर 7 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के सिनेमाई सुपरस्टार से सीधे राजनीति के भगवान बने NT रामाराव जी। NTR जी ने मात्र 9 महीने के अंदर पार्टी बनाकर दिल्ली में बैठी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की जड़ें हिला दी थी। उन्होंने तेलुगु स्वाभिमान को ऐसा हथियार बनाया कि दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिकार चारों खाने चित हो गए। उनके राज्य तक सीमित रहने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे दिल्ली के सामने झुककर अपने और अपने राज्य की तौहीन नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गैर कांग्रेसी मोर्चे की अगुवाई की, लेकिन उन्होंने कभी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का लालच नहीं दिखाया। वे जानते थे कि उनकी असली ताकत तेलुगु जनता का प्यार ही है और दिल्ली जाने पर वे महज एक और केंद्रीय नेता बनकर रह जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर नंबर 6 वाले नेता ने पंजाब नहीं संभाला होता तो देश की कृषि राजनीति का नक्शा ही कुछ और होता। नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों पंजाब की सियासत के सबसे पुराने खिलाड़ी प्रकाश सिंह बादल जी। प्रकाश सिंह बादल जी का राजनीतिक जीवन इतना लंबा था कि दिल्ली में कई प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन पंजाब में बादल जी का जलवा कभी कम नहीं हुआ। वे 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उनके राज्य तक सीमित रहने की सबसे बड़ी वजह थी पंजाब की पंथिक और ग्रामीण राजनीति का उनका अटूट कब्जा। वे किसान और अकाली दल के कोर वोट बैंक के ऐसे जादूगर थे कि पंजाब से बाहर निकलते ही उनकी वह ताकत आधी रह जाती। दिल्ली ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई न्योते भी दिए, लेकिन बादल जी को पता था कि दिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने से अच्छा है कि अपने पंजाब के खेतों और पिंडों में बैठकर राज किया जाए। अब बात करते हैं नंबर 5 की, तो यहाँ पर आती हैं तमिलनाडु की सियासत की अम्मा यानी जयललिता जी। जब जयललिता जी का हुक्म चलता था
तब दिल्ली के बड़े बड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चेन्नई के ओएस गार्डन के बाहर हाथ जोड़े लाइन में खड़े रहते थे। जयललिता जी ने कभी दिल्ली जाने का मन नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि असली पावर तो चेन्नई में बैठकर दिल्ली को नचाने में है। उनके राज्य तक सीमित रहने की असली वजह थी द्रविड़ राजनीति की उनकी खास तासीर। तमिलनाडु में जनता का जो पागलपन और भक्ति उनके प्रति थी, वो दिल्ली के गठबंधन के खेल में खत्म हो जाती। उन्होंने केंद्र सरकार गिराने और बनाने की चाबी हमेशा अपने पास रखी, लेकिन खुद हमेशा तमिलनाडु के सिंहासन पर ही विराजमान रही। पर रुके दोस्तों, नंबर 4 वाले नेता और जयललिता जी की दुश्मनी के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनकी राजनीति का पैंतरा तो और भी खतरनाक था। नंबर 4 पर आते हैं तमिलनाडु की राजनीति के माहिर पटकथा लेखक एम करुणानिधि। हाँ, सच में ये पटकथा लिखा करते थे। लगभग 5 दशकों तक तमिलनाडु की सत्ता का रिमोट कंट्रोल करुणानिधि जी की जेब में रहा। केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार बनी, करुणानिधि जी अपनी शर्तों पर मलाईदार मंत्रालय हासिल कर लेते थे। फिर भी वे कभी खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठने नहीं गए। उनके राज्य तक सीमित रहने का कारण था तमिल भाषा, संस्कृति और द्रविड़ विचारधारा की राजनीति। उनका पूरा जनाधार तमिल अस्मिता पर टिका था। वे जानते थे कि अगर वे दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में घुसे तो उनकी क्षेत्रीय पकड़ ही कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दिल्ली को एक बाजार की तरह इस्तेमाल किया, जहाँ से वे अपने राज्य और पार्टी के लिए सौदेबाजी कहते थे, लेकिन अपनी गद्दी हमेशा चेन्नई में ही रखी। नंबर 3 पर आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के रिमोट कंट्रोल बाला साहेब ठाकरे जी। बाला साहेब ठाकरे जी की ताकत का अंदाजा इसी बात से आप लगा लीजिए तो उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, कभी कोई सरकारी पद भी नहीं लिया। फिर भी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति उनके एक इशारे पर चलती थी। उनके राज्य तक सीमित रहने का सबसे बड़ा कारण था मराठी मानुष और कट्टर हिंदुत्व का वह स्थानीय कार्ड, जिसे वे बखूबी खेलना जानते थे। वे जानते थे कि चुनाव जीतकर मंत्री या प्रधानमंत्री बनने में बंदिशें आती हैं, लेकिन बिना पद के राजा बने रहने में जो मजा है ना, वो दिल्ली के किसी पद में नहीं। उन्होंने मुंबई को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया और दिल्ली के नेताओं को हमेशा अपने दरवाजे पर आकर झुकने के लिए मजबूर करते रहे। अब नंबर 2 पर आते हैं ओडिशा के सबसे शांत लेकिन सबसे लंबे समय तक राज करने वाले नेता नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी के बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने लगातार 24 सालों तक ओडिशा पर एक छत्र राज किया। दिल्ली में चाय पर चर्चा करने वाले पत्रकारों को लगता था कि नवीन जी राजनीति में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। उनके राज्य तक सीमित रहने की मुख्य वजह थी उनका राष्ट्रीय राजनीति के जोड़ तोड़ से बिल्कुल दूर रहना। उन्होंने कभी दिल्ली के चक्कर नहीं काटे, ना ही किसी राष्ट्रीय मोर्चे के झमेले में पड़े। उनका एक ही लक्ष्य था ओडिशा का विकास और अपनी सत्ता सुरक्षित रखना। वे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपने राज्य के लिए फंड ले आते थे, लेकिन खुद ओडिशा की सीमा के बाहर कदम नहीं रखते थे। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि नंबर 1 पर जो नेता हैं, उन्होंने जो किया उसे इतिहास की सबसे बड़ी भूल माना जाता है। नंबर 1 पर आते हैं पश्चिम बंगाल की लगातार 23 सालों तक मुख्यमंत्री रहने वाली वामपंथी दिग्गज नेता ज्योति बासु जी। ज्योति बासु जी का दबदबा ऐसा था कि 1996 में जब देश में गठबंधन सरकार बन रही थी, तब पूरे देश की सियासत ने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने की थाली पर सजाकर पेशकश की थी। पूरी दुनिया हैरान रह गई जब उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। उनके राज्य तक सीमित रहने का सबसे बड़ा कारण था उनकी पार्टी सीपीएम का संकीर्ण राजनीतिक फैसला। पार्टी के पोलित ब्यूरो ने यह फैसला सुना दिया था कि जब तक वामपंथियों को स्पष्ट बहुमत न मिल जाए, तब तक उनका नेता पीएम नहीं बनेगा। ज्योति बासु जी ने अपनी पार्टी के अनुशासन को सबसे ऊपर रखा और दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी गुलाम दी, जिसे उन्होंने बाद में ऐतिहासिक भूल भी कहा। वे आजीवन बंगाल के लाल किले को ही संभालते रहे और दिल्ली का सपना उनके राज्य की सीमाओं में ही सिमट कर रह गया।